Hello everyone, welcome to our YouTube channel Learnify IQ. This is Meghna Kanaujiya. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का, जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम. इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो वहां पर खत्म हो गया था. अब ये नया टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पढ़ने के लिए हमें चाहिए व्हाट इज रेस्पिरेशन. सबसे पहले तो यही समझना है ना रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन होता क्या है और रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको क्या मिलती है, जब ये प्रोसेस होता है तो एनर्जी मिलती है. ठीक है, और एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है ना. एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी बॉडी को इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, इतने सारे काम करने होते हैं दिन भर में, तो इन सब के लिए आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता ही है. तो जैसे ही आपने कोई भी फूड इनटेक किया तो उससे आपको एनर्जी मिल गई. आपने खाना खाया, बहुत देर से भूख लगी थी, आपने खाना खाया और उस खाना खाने से आपको क्या मिल गई, एनर्जी. क्या हो रहा है उस टाइम पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, आपने बाहर से कोई भी फूड खाया जो आपकी बॉडी ने कंज्यूम किया और उससे आपको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई. सिंपली जो कन्वर्जन होता है ना, इसी प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हो, इस प्रोसेस को बोल सकते हो रेस्पिरेशन का प्रोसेस. ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस व्हिच फूड टेकन फ्रॉम आउटसाइड gets oxidized to release energy for performing various activities. अब इस प्रोसेस पे सोलली ये नहीं हो रहा है कि न्यूट्रिशन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन हो कैसे रहा है, तो एक जो प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, दो गैसेस आपके रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है ऑक्सीजन O2 और दूसरी जो चीज है वो कौन सी है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड. एक चीज आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनहेल करेंगे और दूसरी चीज आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे जो एक्सहेल करेंगे वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. पहले हम समझेंगे कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं और वो कैसे हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि जो आपने फूड इनटेक किया है, सिंपल लैंग्वेज पे फूड है. ठीक है, अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज के फॉर्म पर. C6H12O6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज है यहाँ पर, ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो C6H12O6 प्लस O2 और उससे आपको मिलेंगे क्या प्रोडक्ट, CO2 मिलेंगे, H2O मिलेगा वाटर और एनर्जी मिलेगी. तो एनर्जी जो है आपका मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको चाहिए तो एनर्जी थी, और किस फॉर्म में बढ़ रही है, ATP. ठीक है, एनर्जी मेजर किस में कर रही है, ATP के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं. तो इस तरीके से आपने बाहर से फूड कंज्यूम किया और बाहर से ही आपका ऑक्सीजन भी आ रहा है. ये दोनों चीज जब कंबाइन होंगी कि जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा, तो उससे क्या फॉर्मेशन होगा, उससे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा. ठीक, और यहाँ पर हमने इसका रिएक्शन समझ लिया. अब आते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं. तो ऐसी चीज जिसका इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. और यहाँ पे कौन सी चीज है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो है आपका ग्लूकोज. ठीक है, जो आपके ग्लूकोज है उसी का इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन किया जा रहा है. इसी में तो आकर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना. तो ऑक्सीडेशन क्या है, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन हो रहा है उसका ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. और वो क्या चीज थी यहाँ पे, ग्लूकोज. ये हो गया आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस और हमने देखा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है. ठीक है, अब आपके रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ना तीन चीज इन्वॉल्व होगी. तो जो पहला होता है वो होता है, 3 स्टेप्स में होता है आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस. ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है आपका ब्रीदिंग, जो कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है. ठीक है, एक्सटर्नल मतलब आपका बाहर के एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट है. अभी दूसरी चीज जो होगी आपका होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, यहाँ पर देखना हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और थर्ड जो चीज होगी वो होगी इंटरनल रेस्पिरेशन, जो आपका एक्चुअल रेस्पिरेशन है. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं. तो अभी हम प्रोसेस समझ लेते हैं कि एक्चुअली में कैसे वर्क कर रहा है जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, वो हो कैसे रहा है. ठीक है, तो जैसे कि सपोज ये आपके इस पार्ट में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, तो वो जो पार्ट है वो है आपके लंग्स. ठीक है, जिस पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है उस पार्ट को हम, उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, लंग्स कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे है एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब ये एटमॉस्फेयर से आप क्या कंज्यूम करोगे, आप कंज्यूम करोगे ऑक्सीजन. ठीक है, जैसे आप बाहर हैं, आप बाहर सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने से आपके अंदर क्या जा रहा है, एयर के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है. ठीक है, तो ये आपने इनहेल कर लिया ऑक्सीजन को. यहाँ पे जो प्रोसेस वर्क कर रहा है उस प्रोसेस को ही ब्रीदिंग कहा जाता है. ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग कहा जाता है. तो O2 आपने लिया और इस लंग्स के बाहर क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है. तो जो आपकी ऑक्सीजन है ना वो जाएगी आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, फ्लो हो रही है. फिर आता है आपके ब्लड से ये कहाँ पर ट्रैवल करती है, हार्ट पे ट्रैवल करती है.
हार्ट का बेसिकली काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना है, ठीक है, ब्लड को पंप करना है। उसके बाद इस हार्ट से ये ऑक्सीजन और ब्लड में मिक्स्ड है ऑक्सीजन, ये ट्रैवल करेगा और इट रीचेस टू, कहां पर पहुंचेगा, ये आपके बॉडी पार्ट्स पे पहुंचने वाला है, ठीक है, ये ट्रैवल करेगा बॉडी पार्ट्स पर, ठीक है। जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स, जो बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, हमने पढ़ा था कि सेल सबसे छोटा यूनिट होता है जिससे ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी बनी हुई है। तो इस बॉडी में जाकर आपकी ऑलरेडी सेल्स में क्या प्रेजेंट था, जो भी आपने फूड इनटेक किया, ग्लूकोज प्रेजेंट था, और ये जो ऑक्सीजन यहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है ना, वो ऑक्सीजन इस पे कंबाइन होकर इस फूड का ऑक्सीडेशन करेगा, और इसी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को, मतलब इस ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन। और इट इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर हो रहा है। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या चीज फॉर्म होगी, सबसे मेन कंपोनेंट जो आपको चाहिए था, एनर्जी मिल गई एटीपी के फॉर्म पर। सेकेंडली आपको जो बाय प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो इस प्रोसेस में एक्स्ट्रा चीजें फॉर्म हो जा रही हैं, तो CO2 फॉर्म हो गया, और क्या फॉर्म हो गया, H2O फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये जो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है ना, यही CO2 यहाँ ब्लड स्ट्रीम में आपके सेल्स में प्रेजेंट है, ये वापस ट्रैवल कहाँ कर जाती है, आपके लंग्स पे चली जाती है। इसलिए ब्रीदिंग के प्रोसेस में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो O2 का इंटेक, ठीक है, इंटेक ऑफ O2 विच इज ऑल्सो नोन एज इनहेलेशन, और दूसरा चीज जो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया था CO2, इस प्रोसेस के रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम पर वो चला जाएगा वापस आपके लंग से, और लंग से वापस ये बाहर के एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेगा। तो ये जो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड द सेकंड वन इज एक्सहेलेशन, ठीक है। ब्रीदिंग हो गया और ये पूरा हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस समझ लिया, ठीक है। यहाँ पर प्लेस्ड है आपके हार्ट का जो लोकेशन है ना, तो लंग्स के बीच में होता है, इस पोजीशन को मीडिया स्टेनम बोलते हैं, ठीक है, इस पोजीशन में है। अब यहाँ से ये नहीं कंसिडर करना है कि मैंने हार्ट इस साइड बनाया तो यहाँ पर होगा, हार्ट यहीं पर प्रेजेंट है, एक्सप्लेनेशन के लिए बस यहाँ बना लिया है फ्लो चार्ट, ताकि हार्ट ये है तो हार्ट में ही आपको ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, हार्ट पे ही जाएगा। तो ये हो गया पूरा आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस, कि किस तरीके से आपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया, कहाँ पर आपका जो है ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट था, फिर उसके साथ ही ऑक्सीजन कंबाइन होकर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रोडक्शन बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप्स पे होता है। फर्स्ट स्टेप है आपका ब्रीदिंग में हो गया इनहेलेशन में क्या है, एक्ट ऑफ इनटेक ऑफ एयर बाय लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और सेकेंडली फोर्थ है, ठीक है, इसका सब। फिर सेकेंड हमने देखा था कि जो भी CO2, H2O और एनर्जी फॉर्म हो रही है, उसमें से जो CO2 है वाटर का रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को, और एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन CO2 का रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी बॉडी को, तो वो चीज क्या होगी, बाहर चली जाएगी, रिलीजिंग CO2 कंटेनिंग एयर बाय लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर पे आपने वापस से इसको रिलीज कर दिया। अब ब्रीदिंग इन वही है, ब्रीदिंग इन क्या है, इनहेलेशन का प्रोसेस ही है ब्रीदिंग इन, ठीक है। इसमें आप क्या ब्रीदिंग कर रहे हो, O2, ऑक्सीजन जा रही है आपके लंग्स में। तो सपोज आप बैलून को देखते हो, जब आप बैलून देखते हो उसमें आपने जैसे उसको फुलाया तो वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, फूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लंग्स भी होगी, जैसे उसमें ऑक्सीजन जाएगा तो ये थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है, इनका एक्सपेंशन होगा, और उस टाइम पर जो डायफ्राम है आपका वो थोड़ा क्या होगा, इस पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं तो लंग्स का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो रहा है, और ये जो डायफ्राम है वो थोड़ा सा क्या कर रहा है, उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अपोजिट उस पर चल रहे हैं। दूसरे साइड जब आपने क्या किया, CO2 रिलीज किया तो उस टाइम पे जो लंग्स है आपकी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, और उस टाइम पर ये जो डायफ्राम है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। तो इस टाइम पर आपको याद रखना है कि ब्रीदिंग इन के प्रोसेस में है वो था इनहेलेशन, जहां पर आपने O2 का इंटेक किया, उस टाइम पे लंग्स का एक्सपेंशन हो रहा है, और दूसरे साइड पर जब ब्रीद आउट किया, CO2 अंदर से बाहर जा रही है, बाहर के एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर में, तो उस टाइम पर आपके लंग्स का क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। बाहर से आपने जब सांस ली, ये सांस लेने वाला प्रोसेस हो गया, तो सांस लेने पर आपके लंग्स का एक्सपेंशन हो गया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग इन, ठीक है। ब्रीदिंग इन और इनहेलेशन, ब्रीदिंग इन पर याद रखना है कि O2 आ रहा है आपके बॉडी के अंदर, एंटर हो रहा है लंग्स पे, और दूसरी तरफ जब ये आप सांस छोड़ेंगे तो ये चला गया बाहर, आपका CO2 गया है, लेकिन ठीक है O2 नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है, उस टाइम पर CO2 आप रिलीज कर देते हो, तो इसलिए ये जो ब्रीद आउट वाला है वो होता है एक्सहेलेशन, ठीक है। ब्रीदिंग आउट, लंबी सांसें लो, उस टाइम पर क्या लेते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ना लंबी सांसें लो, तो आप क्या बोलते हो, ब्रीद इन कर रहे हो
या फिर क्या कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो। सेकेंड जो प्रोसेस है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। सेकेंड हमें क्या देखना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखना है। तो आपके लंग्स थे, ठीक है, ये आपके लंग्स हो गए। अब लंग्स पे आपने बाहर से O2 लिया है तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और जो आपका ब्लड स्ट्रीम है उस पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, तो उस टाइम पर आपके ब्लड स्ट्रीम पे क्या होगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगी। तो जहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होते हैं, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एक फ्लो देखने के लिए मिलेगा आपको ऑक्सीजन का, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या था कि जो रीजन है हाई कॉन्सेंट्रेशन का, जहां पर भी अमाउंट ज्यादा है वहां से कहाँ फ्लो करेगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन के टाइम। एट द सेम टाइम यहाँ पर ऑक्सीजन क्या था, कम था, ठीक है, आपके ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन कम था, और दूसरी तरफ आपके लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो था, सॉरी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसका ज्यादा था और यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था, कम था, क्योंकि लंग्स में थोड़ी ना CO2 प्रेजेंट है, तो यहाँ से कम से कम की तरफ पे ट्रेवल होगा। तो जब ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसको क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है, और ये हमारा रेस्पिरेशन का सेकेंड स्टेप भी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज O2 मूव्स फ्रॉम लंग्स टू द ब्लड स्ट्रीम, लंग्स से O2 कहाँ जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम पे जा रहा है ये, और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम CO2 जो है वो मूव कर रहा है कहाँ से, ब्लड स्ट्रीम से आपके लंग्स पर जा रहा है, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, लंग्स का जो एक सब पार्ट है एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, एल्वियोली है, जो कि एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपने जैसी हवा भरी तो बैलून फूल जाएगा, तो यहाँ पर O2 इसके अंदर आ रहा है और इससे बाहर वापस इसमें क्या जाएगा, CO2 जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, जो मेन स्टेप यहाँ पर है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। आपने सेल का स्ट्रक्चर ऐसा पढ़ा था कि ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल के स्ट्रक्चर के अंदर ही यहाँ पर है आपका फूड प्रेजेंट है, जो कि आपका ग्लूकोज के फॉर्म पर है, और उसमें कंबाइन हो जाएगी जो ऑक्सीजन आपके ब्लड स्ट्रीम से यहाँ ट्रैवल कर रही है ऑक्सीजन, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, इसका मतलब ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तब आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, और इस स्टेप को बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेप सेल के अंदर हो रहा है इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन, किसको ब्रेक डाउन कर रही है, फूड को, इनटू किसमें ब्रेक डाउन कर रही है, इसमें हमने देखा था कि तीन चीजें फॉर्म हो रही है, CO2, H2O प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है, लिबरेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो CO2 होता है, मीन्स ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब H2O, एंड थर्ड इज लिबरेशन ऑफ एनर्जी, जो मेनली रेस्पिरेशन में हमें चाहिए था रेस्पिरेशन से, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट स्टेप था ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो किसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो ब्रेकडाउन हो जाएगा पायरुवेट या पायरुविक एसिड फॉर्म हो जाएगा उससे, ठीक है। अभी जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, वो कहाँ पर अकर होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल पर होता है। अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर याद है तो सेल के स्ट्रक्चर में एक फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट था, और इस फ्लूइड कंटेंट को ये क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसी साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस अकर हो रहा है ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। अब सेकेंड स्टेप में ये जो पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ है वो किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्जन हो जाएगा उसका, ठीक है। पायरुवेट किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, और ये डिपेंड करता है कि वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस कन्वर्जन के दौरान क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या फॉर्म हो जाएगा, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड जाकर स्टोर हो जाता है आपके मसल्स में। लैक्टिक एसिड कहाँ पर स्टोर हो रहा है, मसल्स पर। दूसरी चीज यही है कि अगर एब्सेंस है ऑक्सीजन का तो भी क्या फॉर्म हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, और ये जो इथाइल अल्कोहल मीन C2H5OH है, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल भी बोलते हैं। तो ये मेनली बैक्टीरिया और फंगई में होता है, ठीक है। ये प्रोसेस ह्यूमंस में नहीं हो रहा है, ये बैक्टीरिया और फंगई में हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कि जब मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, इसी लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से मसल क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, बहुत देर तक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज करने की वजह से एक्स्ट्रा आपके अंदर ऑक्सीजन का कमी हो गई है, और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से, ठीक है, ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस होता तो कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, CO2, H2O और एनर्जी फॉर्म होती, बट अभी क्या आपके पास डिफिशियंसी है, तो
तो इस डिफिशियंसी की वजह से क्या हो गया, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया और ये जाकर स्टोर हो जाता है आपके मसल्स में, इसके कारण आपको मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं बहुत देर तक एक्सरसाइज करने के कारण। ठीक है, एक और चीज आप देख सकते हैं जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, उसका रीजन भी सेम है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ पर मेन जो इन्वॉल्व है उसमें यूटेरस है। ठीक है, यूटेरस क्या है, एक मसल ही तो है, अगर वो मसल जो यूटेरस वाला मसल है वो बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, इस प्रेस होने के कारण ही जो ऑक्सीजन यूटेरस तक जा रही है वो प्रॉपर्ली उस यूटेरस तक पहुंच नहीं पाती है और वहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन होने से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होने लगते हैं। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होना यूटेरस में रिजल्ट करता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो प्रोसेस, आपको दो स्टेप्स जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पहले ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, और दूसरी चीज में तो ग्लूकोज से पायरुवेट बना था, अब वो फाइनली किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। एक सेल के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें भी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, सेकेंड स्टेप होगा क्रेब्स साइकिल। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, और इसके बाद होता है थर्ड स्टेप भी होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, उस थर्ड स्टेप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। तो पहले फर्स्ट स्टेप से समझते हैं। अब ये आपका सेल है, ठीक है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वहां पर अभी हमने पढ़ा कि वहां पर क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये भी हमने देखा कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आकर हो रहा है। ठीक है, पहली चीज ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, दूसरी चीज हो रहा है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आकर हो रहा है। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल था ना, इसको 3 बायोकेमिस्ट ने स्टडी किया था इसके बारे में। तो फर्स्ट जो बायोकेमिस्ट थे एम्बेडेन थे, सेकेंड जो थे उनका नाम था मेयरहॉफ, ठीक है, मेयरहॉफ, एंड जो थर्ड है उनका नाम था फार्नेस। ठीक है, एम्बेडेन, मेयरहॉफ, फार्नेस, इन तीनों ने इसको स्टडी किया था, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, ईएमपी पाथवे, ई से एम्बेडेन, एम इज फॉर मेयरहॉफ एंड पी से फार्नेस, ईएमपी पाथवे भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भले ही हो रहा है बट ये दोनों रेस्पिरेशन में हो सकता है। अगर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है तो भी हो सकता है वहां पर, और प्लस अगर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तब भी वहां पर भी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होगा। ठीक है, एरोबिक मींस ऐसे रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं, और सेकेंडली जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो एब्सेंस में आकर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एब्सेंस रहता है और उस टाइम पर जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इस ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के टाइम पर एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, और उस एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, जैसा कि हमने पढ़ा है कि एक मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का, और उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या फॉर्म हो रहा है, आपका पायरुवेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या फॉर्म कर रहा है, पायरुवेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस टाइम पर ये जो प्रोसेस हो रहा है वो एंजाइम्स की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं बायोकैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शंस को सपोर्ट करते हैं, रिएक्शन को एनहांस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है वो अकर हो रहा है साइटोप्लाज्म में। इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, सेकेंडली होता है आपका क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो सेकेंड क्या है आपका, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या है, एक चेन ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल एक चेन ऑफ रिएक्शन है जो कहां पर अकर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होता है। ठीक है, इट अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा क्योंकि क्या प्रोड्यूस करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल का जो प्रोसेस है उसमें बहुत एक चेन ऑफ रिएक्शंस होते हैं। ये चेन ऑफ रिएक्शंस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा ये प्रोसेस, क्योंकि वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन करना है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है तो सिर्फ वहां पर होगा जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। अभी जब हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल देख रहे थे तो वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रहा है प्लस एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रहा है, बट जो आपका क्रेब्स साइकिल है वो कहां पर होगा, जहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है या फिर जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं। इट इज अ चेन ऑफ chemical reactions to release stored enzyme through the oxidation of acetyl coenzyme derived from proteins and fats। अभी इसको समझेंगे आगे फ्लो चार्ट के थ्रू। तो थर्ड प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, थर्ड प्रोसेस हो रहा है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, ये अकर हो रहा है इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में।
ठीक है, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ आपको याद होगा जिसके अंदर कुछ ऐसे फोल्ड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, उसकी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन थी और इंटरनल मेम्ब्रेन थी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं एक ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और दूसरी तरफ पर हमारे पास एक ऐसा भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच वाला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उससे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर डोनेट होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डोनर, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। और ये वाले प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे, ईडी और ईए हो गया, ठीक है। तो ये फ्लो चलता रहेगा और इस फ्लो से किस चीज का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा जो हमें चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेशन के टाइम पर यही तो चाहिए ना कि एनर्जी का प्रोडक्शन हो, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और इससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी थोड़ा सा एटीपी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, जैसे एटीपी है उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये हम देख चुके हैं। जो एनर्जी रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम पर वो उससे क्या बनता है, एटीपी का मॉलिक्यूल, और एटीपी का मॉलिक्यूल किससे फॉर्म हो रहा है, जब एडीपी जो है वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, ठीक है। पीआई किस लिए यूज किया है, जो आई है वो इनऑर्गेनिक है और पी क्या है, फॉस्फेट है, इसके साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करता है, एटीपी मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। सपोज आपके पास एक एटीपी का मॉलिक्यूल है, तो एक एटीपी में ना कम से कम 7600 से लेकर 8000 कैलोरीज होती हैं, ठीक है, नियरली इतना एस्टिमेटेड होता है कि एक एटीपी के मॉलिक्यूल पर मान लेते हैं 8000 कैलोरीज होती हैं। तो अगर कहीं पर 2 एटीपी फॉर्म हो रही है तो वहां पर कितनी एनर्जी, कितनी कैलोरीज फॉर्म हो रही होंगी, 2 into 8000 which is 16000 कैलोरीज का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कहीं पर भी किसी प्रोसेस में 2 एटीपी या फिर 4 एटीपी ऐसे करके एनर्जी रिलीज हो रही है तो उस पर इतनी सारी कैलोरीज फॉर्म होंगी, ठीक है। अभी जो हमने 3 स्टेप समझे है ना, जब आपका सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है तो पहले आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हो रहा है, सेकेंडली आपका क्रेब्स साइकिल हो रहा है, और थर्ड हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसको आप समझ लेते हैं कि अगर एक सेल है तो सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है ये बेसिकली एक सेल है, ये जो पूरा आपको इस सरफेस एरिया से दिख रहा है ना वो एक सेल का सरफेस एरिया है, ठीक है। इस सेल में क्या हो रहा था, हमने सबसे पहले पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज था, वो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2 molecules of pyruvic acid, and this process occurs in the presence of enzymes. ये भी important है कि enzymes की presence पे प्रोसेस हो रहा है। This process is known as glycolysis cycle, and 1 molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyruvic acid in the absence of oxygen and in the presence of enzymes. This process is known as glycolysis cycle. ठीक है, पहला हो गया। अगर पायरुवेट जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और जो लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में एक्यूमुलेट हो जा रहा है। सेकेंडली जो हो रहा है, अगर वहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एक प्रोसेस आपका फर्मेंटेशन का भी हो सकता है, और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद वो चीज इथाइल अल्कोहल बना लेती है, विच इज C2H5OH, ठीक है, इथाइल अल्कोहल विच अकर्स मेनली इन बैक्टीरिया एंड फंगई। ये प्रोसेस तो हम देख चुके हैं, अभी यहीं पर फोकस रहते हैं कि पहले ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ। अब ये जो पायरुविक एसिड है वो कहां पर एंटर होगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। फॉर एग्जांपल आपका ये सेल था, सेल के अंदर ये वाला जो पार्ट था साइटोप्लाज्म था, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स थे जिसमें से एक सेल ऑर्गेनल था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब ये जो बाहर पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ है वो कहां पर एंटर करेगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया पर एंटर करेगा, ठीक है। ये चीज एंटर करती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर। अब आपके मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर ऑलरेडी कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से जो एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं, उसे प्रोडक्ट डिराइव होता है, जिस प्रोडक्ट को कहा जाता है एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, कोएंजाइम और कोएंजाइम ए कहते हैं, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जो आपके मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट प्रेजेंट है, उससे एक नया प्रोडक्ट डिराइव हुआ जिसे कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसी एसिटाइल कोएंजाइम ए
का जो मेन काम है वो इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये जो पायरुविक एसिड जहाँ पे एंटर हो रहा था, इस कोएंजाइम ने उसको ऑक्सीडाइज किया और फाइनली हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो 2 ATP की एनर्जी ऑब्टेन हो रही है। और ये जो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस है वो किस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अकर हो रहा है, इतना क्लियर हो गया। दूसरी चीज है, अब ये क्रेब्स साइकिल से हमें क्या मिल गया कि क्या मिल गया हमें, ATP, 2 ATP की एनर्जी ऑब्टेन हो गई। इसके बाद अगर ये इंटरनल मेम्ब्रेन पर, अभी ये जो था ना, 2 मेम्ब्रेन्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया पर, ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पे वाला प्रोसेस हो रहा था क्रेब्स साइकिल का, ये वाला कहाँ पर हो जाएगा, इंटरनल मेम्ब्रेन पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे हमने पढ़ा था कि एक ऐसा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, और दूसरा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर हो रहे थे, हमने देखा। तो ये सेम प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, उन पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उससे इलेक्ट्रॉन जो रिच है उससे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे डिफिशिएंट की तरफ से। इस प्रोसेस के टाइम पर एनर्जी का प्रोडक्शन है, इसमें बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो कि 34 ATP की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अभी आपने ये प्रोसेस देखा होगा, यहाँ पे इस प्रोसेस के टाइम पे भी ना 2 ATP ही फॉर्म हो पाता है, लेकिन यहाँ पर भी 2 ATP ही फॉर्म हो रहा था क्रेब्स साइकिल में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस हुआ तो यहाँ पर आपकी 34 ATP की एनर्जी ऑब्टेन हो रही है। मतलब टोटल जब आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो 2 + 2 4 हो गया, एंड 4 + 34 कितना हो गया, 38 ATP। तो टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर आपका 34 ATP का एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये प्रोसेस एकदम क्लियर रखना कि ये प्रोसेस सारा एक सेल के अंदर ही हो रहा है। पहले ग्लूकोज से पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ, पायरुविक एसिड एंटर करता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर, जहां पर एसिटाइल कोएंजाइम उस पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन कर देता है और उससे 2 ATP की एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, फिर यही चीज एंटर करता है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस देखना है तो अब ये चीज एंटर करेगी यहाँ पर, और उससे तब ऐसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को डोनेट करेंगे। इस प्रोसेस के टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा एनर्जी, और इसको 4 ATP की एनर्जी ऑब्टेन होगी। टोटल आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। यहाँ पर ये हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जिसमें आपके तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो टॉपिक देखना है दैट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम देख ही चुके हैं, अभी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, यहाँ से देख लेते हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, द प्रोसेस स्टार्ट्स इन साइटोप्लाज्म। आपने देखा खुद कि इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व थे। तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो जा रहा था और फिर बाकी का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया पे कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो प्रोसेस था वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में स्टार्ट हो रहा था, पूरा साइटोप्लाज्म का पार्ट है, और फाइनली ये एंटर कर जाता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर। ठीक, ये चीज हमने यहाँ पर देख ली। अब इसमें एक मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का जिससे पायरुविक एसिड पे कन्वर्ट हो गया। पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी मिलकर क्या बनाते हैं, CO2 H2O, और फाइनली इसमें बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसमें 38 ATP की एनर्जी बनती है। हमने ऑलरेडी देख लिया ये जो प्रोसेस है वो प्लांट्स और एनिमल्स में अकर होता है। ठीक है, ऑन द अदर साइड अगर आप देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है तो सिर्फ इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ये पूरा प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में शुरू होता है और वहीं पर ही खत्म हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एक पार्ट था उसका, ये पूरा प्रोसेस कहाँ खत्म हो गया, साइटोप्लाज्म में। सिर्फ यहाँ पर कितनी ATP प्रोड्यूस हो रही थी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में, 2 ATP। ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है वो एरोबिक में भी होगा, एनारोबिक में भी होगा। तो अगर एनारोबिक में हो रहा है तो सिर्फ 2 ATP की एनर्जी रिलीज हो रही थी, एंड इट टेक्स प्लेस इन ईस्ट बैक्टीरियल एंड ह्यूमन मसल्स में। ठीक है, ह्यूमन मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है कि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो भी 2 टाइप्स का होता है। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है जिसमें क्या फॉर्म हो रहा था, इथाइल अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, व्हिच इज आल्सो नोन एज इथेनॉल। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है किसी भी सब्सटेंस का। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा शुगर का इथेनॉल पर। ठीक है, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट पर। पायरुवेट किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल पर। ठीक है, इथेनॉल पर कार्बन डाइऑक्साइड C2H5OH इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल प्लस CO2 फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स फ्री है और 2 ATP की एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, 2 ATP मतलब 16,000 कैलोरीज की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। दिस प्रोसेस अगर मेनली इन ईस्ट, और ईस्ट में होता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज होता है, जैसे बियर बनानी है, वाइन बनानी है, तो इस
फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। फिर हमने सेकेंडली देखा था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। शुगर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब ये प्रोसेस ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये प्रोसेस कहाँ पर यूज होता है, योगर्ट मेकिंग पे। कुछ बैक्टीरिया जो है मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, योगर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और वो क्या हो जाता है, सोर हो जाता है, सोर एंड टेस्ट खट्टा हो जाएगा। ना मसल्स ड्यूरिंग वाइगरस फिजिकल एक्सरसाइज, जो ग्लूकोज है वो मेटाबोलाइज हो जाता है, किसको फॉर्म कर लेता है, लैक्टिक एसिड को, तो इसलिए मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स अकर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी बेसिक्स थे इसके वो हम सारा कुछ देख चुके हैं, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स हाउ टू प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन, हमें क्या मिल जाए, फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाए बाहर से, और जो हार्मफुल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में वो बाहर चला जाए। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इसका एक स्टेप था, और बाकी पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमने ऑलरेडी देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लेते हैं, जैसे जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है, उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका फेनिक्स हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया यहाँ पर। फिर आता है एपिग्लॉटिस हो गया, ठीक है, एपिग्लॉटिस हो गया, एसोफेगस हो गया। तो एसोफेगस है वो आपका क्या है, फूड पाइप है, ठीक है, फूड पाइप होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ठीक है, वेंट पाइप बोल लो या फिर इसको आप साउंड पाइप बोलते हो, ठीक है, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं यहाँ पर ही वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं आपके, वोकल कॉर्ड्स का प्रेजेंस भी यहीं पर होता है। फिर नेक्स्ट होता है ट्रैकिया, ये जो कार्टिलेजस रिंग्स दिख रहे हैं आपको, उसको क्या बोला जाता है, ट्रैकिया बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद से राइट पल्मोनरी ब्रोंकिस हो गया, इस साइड वाला पार्ट, और ये हो गया लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकिस, ठीक है, इसको ब्रोंकिया भी बोलते हैं। कि जो ट्रैकिया है वो फर्दर यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है इसका दो पार्ट्स में, उसको आप क्या बोलोगे, ब्रोंकिया ही बोलोगे, ठीक है, BRONCHI ब्रोंकी। दिख रहे हैं आपको ब्रांचेस के टाइप के, इसको आप क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हो, ब्रोंकियोल्स बोलते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके बाद यहाँ पर बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था, आज हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, तो बलून लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, एल्वियोली कहा जाता है। इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, एल्वियोली कहा जाता है। और फाइनली ये जाता है डायफ्राम, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हमने देख लिए हैं। इसके बाद से हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले नॉस्ट्रल्स थे, ठीक है, आपके नोज, नॉस्ट्रल्स, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रल्स एंड दैट फिल्टर एयर बाय फाइन हेयर्स। आपके नोज में फाइन हेयर्स प्रेजेंट है, और फाइन हेयर्स क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए वो जो एयर है उसको फिल्टर करती है। अब इसमें ये नसल पैसेज था, जो उसका पाथ है जिससे वो एयर ट्रैवल करेगी, वो नसल पैसेज हो गया। फेनिक्स हम देख चुके हैं, फेनिक्स है, और एक लेनिक्स है। तो लेनिक्स कहाँ पे लोकेटेड है, नेक पे लोकेटेड होता है आपके, और हेल्प टू प्रोटेक्ट, ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करके रखता है, और प्लस साउंड का प्रोडक्शन भी करता है, हमने ये देखा। फिर ट्रैकिया में जाता है, जो कार्टिलेजस रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा था वो ट्रैकिया है। एयर फेनिक्स से पास करती है और वापस कहाँ जाती है, वो ट्रैकिया पे जाती है, ठीक है। वहां पर क्या है, कार्टिलेजस प्रेजेंट है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो ट्रैकिया को बार बार ओपन करके रखते हैं ताकि जो एयर है वो फाइनली कहाँ तक पहुंच पाए, लंग्स तक पहुंच पाए, है ना। तो जैसे ट्रैकिया का सरफेस था ऐसा रिंग टाइप का, उसमें अगर एयर आती है तो ये अलाउ करते हैं कि वापस यहाँ पर आपके लंग्स प्रेजेंट है तो उस लंग्स तक एयर प्रॉपरली जा पाए, ये ट्रैकिया अलाउ करता है। फिर आते हैं ब्रोंके, हमने देखा ये जो छोटे वाले ये वाला ब्रांचेस है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंके बोलते हैं। ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है स्मॉलर ट्यूब्स में, जिससे पर एंटर करेगा और वो फर्दर एक्सटेंड हो जाता है लंग्स में, ठीक है। उसका ही सब डिविजन होता है, जो छोटे छोटे, और यहाँ पे हमने ब्रांचेस देखे थे, तो सब डिविजन क्या थे, ब्रोंकियोल्स थे। तो सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स एंड ईच ब्रोंकियोल्स फाइनली टर्मिनेट्स इनटू एल्वियोली। किसमें टर्मिनेशन हो जा रहा है, फाइनली एल्वियोली में टर्मिनेशन हो जा रहा है, ठीक है। अब एल्वियोली क्या है, एल्वियोली भी हम देख चुके हैं कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके लंग्स के अंदर लोकेटेड है। बहुत सारी एल्वियोलीज प्रेजेंट होंगी, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने पढ़ चुका है कि लंग्स के अंदर O2 ज्यादा है, यहाँ पर O2 ब्लड स्ट्रीम में O2 कम है, यहाँ पर CO2 की क्वांटिटी जो है वो कम है, और ब्लड स्ट्रीम में CO2 की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होता है और यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। रिब्स प्रेजेंट होती हैं, जो आपके लंग्स देखे, लंग्स में इस तरीके से रिब्स प्रेजेंट होंगी। तो 12 पेयर ऑफ बोन्स होता है, दैट फॉर्म्स अ केज इन व्हिच लंग्स एंड हार्ट आर सेफली प्लेस्ड। हार्ट कहाँ पर प्लेस्ड था, वो भी रिब्स, रिब्स जो होंगे वहां पर हार्ट भी आपका प्लेस था मीडियस्टेनम वाली पोजीशन में, ठीक है। फिर आता है लंग्स, दीज आर प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन व्हिच आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट, जो आपके हार्ट के दोनों साइड्स पर प्रेजेंट है, दो लंग्स होते हैं ना। एंड ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर करेंगे, एंड वहां से जो ब्लड स्ट्रीम होता है वो CO2 रिलीज करता है,
फ्लैटन हो जा रहा था और चेस्ट कैविटी को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद से जो एयर है वो सक इनटू द लंग्स एंड व्हाइल इट रिलैक्सेस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के टाइम पर वो रिलैक्स करेगा, जब उस पर एयर एंटर करेगी तो वो फ्लैटन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स देख लिए हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, उसके इतने सारे जो पार्ट्स इन्वॉल्व थे, नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली। तो जो एल्वियोली है ना, एल्वियोली इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ पूछ लिया तो सेल होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स पूछ लिया तो क्या होता है, एल्वियोली को हम बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में अभी भी बहुत सारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो हमें देखने हैं, उनको हम लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।